हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। विद्या मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में कुछ प्रीवियस वीडियो मैं आपको दे चुका हूं हिस्ट्री की। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था सिंधु घाटी की सभ्यता। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं मैं वो कुछ आपको बता चुका हूँ। आई होप आपने उनके नोट्स बनाए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो कुछ पढ़ा था, ठीक है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो हमारे भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले हम माना क्या करते थे, हम माना करते थे आर्यों को। लेकिन जब हमने क्या किया, इसकी खुदाई हुई 1921 में, तब हमें पता चला कि हमारे भारत की सबसे जो पुरानी सभ्यता है वो कौन सी है, वो सिंधु घाटी सभ्यता ही है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई थी प्रीवियस वीडियो में। चलिए आगे हम फर्दर डिस्कस करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया था इसका मतलब ये कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, ठीक है। क्या क्या इसके नाम है। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी हम बोलते हैं, ठीक है। इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता तो था ही इसका नाम शुरू में। तो ये सारी की सारी बातें हम क्या थे जी, पढ़ चुके थे। तो चलिए अब कुछ विशेषताएं देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी, किन वजहों से इनको प्रसिद्धि हासिल है, तो चलिए जानते हैं। तो विशेषताएं, तो चलिए हम लिख देते हैं जी विशेषताएं। विशेषताएं, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, इसकी सबसे बेहतरीन विशेषता क्या थी, इनका नगर नियोजन, ठीक है। इनका जो था सबसे इंपॉर्टेंट वो था नगर नियोजन। नगर नियोजन मीन्स सिटी प्लानिंग, ठीक है जी। सिटी प्लानिंग सबसे प्रमुख इनकी विशेषता, जिसके लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है जी। इनकी सिटी प्लानिंग वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। कि सिंधु घाटी सभ्यता की बेसिकली विशेषता क्या है, क्यों वो इतनी प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि इनका नगर नियोजन काफी बेहतरीन था। क्या था वो आगे आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद दूसरी विशेषता आपको क्या ध्यान रखनी है, ठीक है, जल निकासी प्रणाली। पहला हमने क्या पढ़ा, नगर नियोजन। बेसिकली नगर नियोजन में क्या, आप ये भी कह सकते हो पक्की ईंटों का इस्तेमाल, ठीक है जी। पक्की ईंटों का इस्तेमाल बेसिकली इसमें किया गया, ठीक है। पक्की ईंटों का इस्तेमाल। दूसरी जो विशेषता होगी वो क्या होगी जी, इनकी ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी प्रणाली। सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका बेहतरीन जल निकासी प्रणाली थी, ड्रेनेज सिस्टम बड़ा उनका अच्छा था, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये दो विशेषताएं बेसिकली आपको पता होनी चाहिए किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की। चलिए अब हम पढ़ने का काम करते हैं। इस सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल बेसिकली कौन कौन से थे, ठीक है। वैसे तो लगभग 350 के आसपास या उससे ज्यादा, ठीक है, जो स्थल है वो हमें क्या है जी, ठीक है, मिल चुके हैं, प्राप्त हो चुके हैं। और 1350 के आसपास लगभग बस्तियां हमें मिल चुकी हैं, लेकिन वो सब हमने नहीं लिखना। लेकिन जो प्रमुख है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिकली उनको लिखने का हम काम करेंगे, जो जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ भी रखे हैं और महत्वपूर्ण भी है हमारे लिए। तो चलिए उन सभी स्थल के बारे में डिस्कस करते हैं। और इसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है जी, आपको लिखना है यहां पर स्थल, जो हमें स्थल मिला था, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है उसकी वर्तमान स्थिति, कि एक्चुअली में वर्तमान में वो है कहाँ, ठीक है। उसके बाद उसकी खोज कब हुई। और चौथा आपको टेबल लिखना है उसके खोजकर्ता कौन है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्थल आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में लिखना। और हाँ, इसमें आप एक और ऐड कर लीजिएगा, तो वो होगा जी नदी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जी, किस नदी के किनारे। और यहां पर आप लिख लीजिएगा जी खोजकर्ता। यहां पर आप लिख लीजिएगा जी क्या, खोजकर्ता, वेरी इंपॉर्टेंट। तो
चलिए अब लिखने का हम काम करते हैं जी। तो सबसे पहले आपको सबसे महत्वपूर्ण जो स्थल है, ठीक है, वो क्या है जो सबसे पहले खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो स्थल है जी सबसे पहले आपको बताना है जी हड़प्पा। हड़प्पा, ठीक है। तो हड़प्पा आपसे पूछ ले वर्तमान में हड़प्पा कहाँ पे है जी, तो आपको बताना है जी ये है कहाँ पे, वर्तमान में इसकी स्थिति है जी पाकिस्तान, ठीक है। और आपसे पूछेगा इसकी खोज कब हुई थी, देन खोज आपको बताना है सबसे पहले 1921 में खोज हुई थी। नदी आपसे पूछ ले, नदी आपको बतानी है जी रावी। और खोजकर्ता बिल्कुल आप पहले पढ़ चुके हो जी, दया राम साहनी, ठीक है। दया राम साहनी। सबसे पहले जिस स्थल की खोज हुई थी वो हड़प्पा ही तो था, तो सबसे पहले स्थल हमें ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद हम पढ़ने का काम करते हैं, अगला स्थल वो है मोहनजोदड़ो। अगला जो स्थल होगा जी वो होगा जी मोहन, ठीक है, मोहनजोदड़ो। अगला जो स्थल होगा मोहनजोदड़ो, और इसकी भी आपको वर्तमान स्थिति बतानी है जी कहाँ पे है, ये भी हमारा कहाँ पे होगा जी पाकिस्तान के अंदर। और अब आपसे पूछेगा इसकी खोज कब हुई थी, ये आप पढ़ चुके हो बिल्कुल, कब हुई थी जी 1922 में हुई थी। अब आपसे पूछेगा सर ये नदी भी बता दीजिए, देन आपको नदी पता होनी चाहिए जी कौन सी नदी के किनारे, ठीक है, आपको बताना है जी सिंधु नदी के किनारे। अब इसके खोजकर्ता कौन है, देन बिल्कुल आपको पता है राखल दास बनर्जी, ठीक है, जिसे RD बनर्जी भी बोलते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए उसके बाद जो अगला स्थल हमारा होगा वो होगा जी सुतकांगे डोर, ठीक है। अगला जो स्थल होगा हमारा वो होगा जी सुतकांगे डोर, ठीक है। सुतकांगे डोर बेसिकली कहाँ पे है ये आपको पता नहीं, ये भी बेसिकली पाकिस्तान में ही है, बलूचिस्तान में। तो ये आपको क्या बताना है जी, ये भी आपको क्या बताना है जी, ये बलूचिस्तान के अंदर है, वेरी इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। खोज इसकी कब हुई थी जी 1927 में दास्क नदी के किनारे, इसकी खोज हुई थी जी 1927 के अंदर। नदी आपसे पूछ ले, देन आपको नदी ध्यान रखना, नदी कौन सी है जी बलूचिस्तान में, आपको ध्यान रखना है जी दास्क, दास्क नदी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब खोजकर्ता कौन है जी, खोजकर्ता मार्क ओरेलस्टाइन। इसके जो खोजकर्ता हैं, खोजकर्ता आपको ध्यान रखने हैं जी मार्क ओरेलस्टाइन, मार्क ओरेल स्टाइन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छे से नोट्स आपको बनाने हैं, और अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा के बारे में आपको मैं एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर एक्चुअली हमें हड़प्पा में मिला क्या क्या था, वो सारी बातें हम जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए तो 3 स्थान आपको मैंने बता दिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला आपको क्या ध्यान रखना है जी, वो है चहुंदड़ो या चहुंदाड़ो। तो ये भी अब आपको अगला स्थल जो याद रखना है चहुंदड़ो, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि ये चहुंदड़ो बेसिकली कहाँ पे है, ये भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है, देन आपको बताना होगा जी ये भी पाकिस्तान के में पड़ता है जी, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर ये स्थल पड़ता है चहुंदड़ो, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए डेट लिखते हैं 1931, नदी होगी हमारी सिंधु 1931। और नदी हमारी ये आपसे पूछ ले कि चहुंदड़ो किस नदी के किनारे है, देन आपको बताना है सिंधु नदी। और इसके जो खोज करते हैं जी उनका नाम है जी MD मजूमदार, ठीक है। इनके जो खोज करते हैं जी MD मजूमदार, इनके जो खोज करते हैं जी क्या है, वो है MD मजूमदार, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपको अच्छे अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो बच्चों ये MG है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ये MG है, MG मजूमदार। चलिए उसके बाद हम पढ़ने का काम करते हैं जी, अगला इंपॉर्टेंट स्थल वो होगा हमारा रोपड़, इंपॉर्टेंट है जी। रोपड़ आपको पता ही है कहाँ पे है, पंजाब में है, 1953 में खोज हुई थी। नदी कौन थी, सतलुज। तो सीधी सी बात है, अगला हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जी रोपड़। और रोपड़ पता है आपको रोपड़ कहाँ पे है, ये हमारे भारत में पंजाब में है जी,
ठीक है, तो आपसे पूछ ले, हाँ 1953 में इसकी खोज हुई थी जी। नदी आपसे पूछ ले देन कौन सी नदी आप बताओगे जी? तो नदी आपको बतानी है यहाँ पर सतलुज। ठीक है जी, नदी आपको कौन सी बतानी है जी? नदी आपको बतानी है सतलुज, और यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा इनकी खोज की गई थी। नदी आपको बतानी है सतलुज, और इनके जो खोज करते हैं जी वो आपको ध्यान रहे, यज्ञ दत्त शर्मा। यज्ञ दत्त शर्मा, हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं जी। हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा बेसिकली आपसे पूछेगा वर्तमान स्थिति पाकिस्तान में। देन खोज 1921 में, नदी कौन सी है? रावी नदी। किन्होंने खोज की? सीधी सी बात, दयाराम साहनी। इजीली आप करके आओगे, आपको ये अच्छे से पढ़ना भी है। दूसरा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में 1922 में, सिंधु नदी के किनारे, राखल दास बनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट। देन सुत कांगेडोर बलूचिस्तान 1927 में, नदी आपको बतानी है दास्क। ठीक है, बलूचिस्तान बाहर है पाकिस्तान, तो दास्क नदी होगी। मार्क ऑरेलस्टाइन इंपॉर्टेंट है। देन चहुंदड़ो, ये भी पाकिस्तान में है जी, 1971 में, सॉरी 31 में खोजी, सिंधु नदी के किनारे। देन एमजी मजूमदार, एमजी मजूमदार जी के द्वारा क्या हुई थी खोज। उसके बाद रोपड़ पंजाब में पड़ता है, ठीक है, 1953 में सतलुज नदी, और यज्ञ दत्त शर्मा। आई होप आपने इतना लिख लिया होगा। चलिए आगे हम पढ़ने का काम करते हैं जी। अब हम पढ़ेंगे जी, अगला जो इंपॉर्टेंट स्थल है वो है कालीबंगा। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट स्थल है वो हम पढ़ने वाले हैं जी कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा बेसिकली कहाँ पे है? तो ये हनुमानगढ़ जिला पड़ता है जी, राजस्थान का। उसमें आपको देखें, ये राजस्थान के अंदर है जी। इसकी डेट भी सेम है 1953। ठीक है, अब नदी आपसे पूछ ले, नदी बताइए जरा। ठीक है, नदी बताइए जरा, कौन सी नदी होगी? आपको मैं हरियाणा जीके में भी नदी बता चुका हूं कि हनुमानगढ़ जो इलाका है वहां पे एक नदी विलुप्त होती है। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश, ठीक है, में सोलन जिले के डागसाई नामक स्थान से क्या होती है जी, निकलती है। तो उसका क्या नाम होगा जी नदी का? वो आपको बतानी है जी घग्गर। ठीक है, घग्गर। और इसके अगर आपसे खोजकर्ता पूछ ले देन अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, ये भी इंपॉर्टेंट स्थल है। ठीक है, पढ़ेंगे इनके बारे में भी, इंपॉर्टेंट है जी। चलिए अगला हम पढ़ने का काम करते हैं जी। अगला जो स्थल होगा हमारा वो होगा जी लोथल, और लोथल आपको पता ही है कहाँ पे है, गुजरात में, 1955 में। ठीक है, अगला जो स्थल है वो कहाँ पे होगा जी? वो होगा जी लोथल। और लोथल आपसे पूछ ले कि लोथल बेसिकली कहाँ पे है, देन आपको क्या बताना है जी? गुजरात में खोज, ठीक, 2 साल बाद 1955। ठीक है, और नदी आपसे पूछ ले देन आपको क्या बताना है? भोगवा। नदी आपसे पूछ ले, आपको क्या बताना है जी? भोगवा नदी। और आपसे पूछ ले, ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन है? SR राव। इसके जो खोज करते हैं SR राव, इसके जो खोज करते हैं जी वो कौन है? SR राव, इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने इनको अच्छे से लिख लिया होगा, हम इनके बारे में पढ़ेंगे जरूर। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला डेफिनेटली आपको मैं बताऊंगा, हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप एक लिस्ट बना लीजिए, और लिस्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यही क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जाम में आते रहते हैं। पूछेगा आपसे, बताइए कालीबंगा कहाँ पड़ता है? ठीक है, देन आपको क्या बताना है? राजस्थान में। कब खोज हुई? तो डेट आपको लिख दी है मैंने सामने। चलिए उसके बाद अगले स्थल हम पढ़ने का काम करते हैं। इसको हम साफ कर देते हैं जी, लोथल तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं जी अगला, तो इसको मैं फिलहाल साफ कर देता हूँ यहाँ से। अगला जो हमारा होगा बेसिकली वो होगा जी आलमगीरपुर। ठीक है जी, वो कौन सा होगा जी? वो हमारा होगा आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर आपको मैं बता चुका हूँ जब मैंने आपको विस्तार बताया था जी। सिंधु घाटी सभ्यता बेसिकली ये फैली हुई कहाँ तक है, और आलमगीरपुर आपको पता है, मैंने आपको एक पूर्वी जो बिंदु बताया था इस सभ्यता का, वही है आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर बेसिकली पड़ता कहाँ पे है, ये भी आपको मैंने अच्छे से बताया था, तो लिख लीजिए इसके बारे में जी। ठीक है, आलमगीरपुर।
अगला जो इंपॉर्टेंट स्थल होगा हमारा वो होगा जी आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर आपसे पूछेगा वर्तमान स्थिति, देन आपको बताना है उत्तर प्रदेश। और अगर आपसे पूछ ले खोज कब हुई, देन आपको बताना है 1958। और नदी आपसे पूछ ले तो नदी आपको मैंने बताई थी जी, कौन सी नदी, हिंडन नदी। और आपसे पूछ ले खोज करता, देन आपको बताना है Y.D. दत्त। खोज करता आपसे पूछ ले, आपको क्या बताना है जी, Y.D. दत्त। ठीक है, यहाँ पर शर्मा आएगा जी, ध्यान आपको रखना है, Y.D. शर्मा। ठीक है, तो हिंडन नदी के किनारे इंपॉर्टेंट स्थल है आलमगीरपुर। चलिए अगला हम पढ़ने का काम करते हैं, वो होगा जी बनावली। और बनावली तो आप शायद हरियाणा वाले बच्चे बता ही देंगे। बनावली वेरी इंपॉर्टेंट, वर्तमान स्थिति बताइए जरा कहाँ पे है जी। ठीक है, हरियाणा के अंदर है जी, बनावली हरियाणा के अंदर है। और इसकी आपसे डेट पूछेगा जी, डेट आपको ध्यान रखनी है, ये 1973। नदी आपसे पूछेगा, नदी आपको ध्यान रखनी है जी, सरस्वती, सरस्वती नदी। और आपसे पूछेगा इसके खोजकर्ता R.S. बिष्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, R.S. बिष्ट। ठीक है जी, तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। तो बनावली कहाँ पड़ता है जी, हरियाणा के अंदर। और खोज इसकी 1973 में हुई, सरस्वती नदी के किनारे। R.S. बिष्ट के हैं जी बेसिकली इनके खोज करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी रंगपुर। रंगपुर कहाँ पड़ता है जी, आपको बताना है अहमदाबाद में। ठीक है, रंगपुर, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। रंगपुर वर्तमान स्थिति, अहमदाबाद पता ही है आपको कहाँ पड़ता है अहमदाबाद ये। ठीक है, आपसे पूछेगा इसकी खोज, देन आपको बताना है 1931 नदी मादर होगी, MS वत्स। ये आपको इसमें लिखना है 1931। और नदी आपको ध्यान रखनी है, एक नदी है जी वहाँ पे, मादर नदी। और MS वत्स के हैं जी इनके खोजकर्ता, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रंगपुर अहमदाबाद में। चलिए अगला हम पढ़ने का काम करते हैं, वो होगा जी मांडा। ठीक है, तो मांडा आपको मैंने बताया ही था बेसिकली मांडा कहाँ पड़ता है जी, देन आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छे से आपको उनको डेली पढ़ना है, 2-2 मिनट के लिए, आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, मांडा। और नदी आपको मुझे बतानी है जी चिनाब। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा क्या, इनके खोजकर्ता जगपत जोशी। ठीक है, इनके जो खोज करते हैं वो है जगपत जोशी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे पढ़ने का हम, हाँ इसकी डेट लिख लीजिएगा आप, ये रहेगी 1982। 1982 में खोज हुई थी। चलिए उसके बाद इंपॉर्टेंट जो स्थल है हम पढ़ने का काम करेंगे वो है जी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी, अब आपको पता है बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट, राखीगढ़ी वर्तमान स्थिति आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान स्थिति राखीगढ़ी कहाँ है। हरियाणा का एक जिला है जी बड़ा महत्वपूर्ण, जिसका नाम है हिसार। ठीक है, राखीगढ़ी कहाँ पे पड़ता है जी, हरियाणा के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपसे पूछेगा, ठीक है जी, इसकी डेट 1969। ठीक है, और नदी आपसे पूछेगा तो नदी आपको बतानी है बिल्कुल सर, सरस्वती। ठीक है, और आपसे पूछेगा भाई इसके खोजकर्ता बता दीजिए, तो खोजकर्ता आपको ध्यान रखना है जी सूरजभान। सूरजभान आपको ध्यान रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी,
ये थोड़ा मैंने ऊपर लिख दिया, इसको मैं नीचे करके लिखता हूँ यहाँ पे। जी बिल्कुल, सरस्वती, और यहाँ पे आपको लिखना है सूरजभान। इनके साथ एक व्यक्ति और था, अगर आपको वो भी लिखना है आप वो भी लिख सकते हो। सूरजभान के साथ एक व्यक्ति का नाम और आता है जी, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है रफीक मुगल। ठीक है, तो इनके साथ और कौन था जी? रफीक मुगल। ठीक है जी। वैसे तो 350 से ज्यादा स्थलों की खोज हो चुकी है। ठीक है, वो सभी के सभी हमें नहीं याद रखने, जो इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछेगा आलमगीरपुर कहाँ पे पड़ता है, आपको बताना है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आलमगीरपुर वो जगह है, ठीक है, जो इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, जो यूपी के अंदर पड़ता है, हिंडन नदी के। वाई.डी. शर्मा के द्वारा खोज की गई थी। बनावली बिल्कुल आपसे पूछ सकता है, रंगपुर आपसे, राखीगढ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हरियाणा में 1969 सरस्वती, सूरजभान और रफीक मुगल, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्थल आपको मैंने लिखवाए हैं। चलिए अब इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। आई होप आपने अच्छे से लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे तो वीडियो को आप बैक करके बिल्कुल देख सकते हो। तो कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप बिल्कुल उसे कमेंट में डालिए, सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो चलिए और हम पढ़ने का काम करते हैं आगे। चलिए जी, अगला जो इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है जी, वो क्या ध्यान रखनी है? ठीक है, आपसे पूछ सकता है हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहां पर मिले हैं भारत में? हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल, ठीक है, अगर कहीं मिले हैं भारत में तो वो आपको ध्यान, मतलब भारत के किस राज्य में मिले हैं, तो आपको ध्यान रखना है जी गुजरात। वेरी इंपॉर्टेंट, हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो मिले हैं जी, कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं गुजरात से। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट, अगर आपसे पूछ ले हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में अगर कोई है तो वो आपको ध्यान रखना है जी, वेरी इंपॉर्टेंट, राखीगढ़ी। ठीक है जी, राखीगढ़ी को सबसे बड़ा स्थल बताया गया है जी हमारे भारत का। इंपॉर्टेंट है, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए जी, लोकेशन इसकी है हरियाणा। ठीक है, और हरियाणा का कौन सा जिला? हिसार जिला। ठीक है, जिला हिसार। ये सबसे बड़ा स्थल बताया गया है जी हमारे भारत में, किसका? हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ भारत की, हमारे भारत की, वर्तमान भारत की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपसे पूछ ले हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत से बाहर या पाकिस्तान में, ठीक है, भारत से बाहर, देन आपको ध्यान रखना क्या है जी? वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, वो है जी मोहनजोदड़ो। और ये भारत से बाहर कहाँ पे है? आपको अच्छे से पता है जी, ये कहाँ पे है? ये है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। ठीक है, तो ये है पाकिस्तान में, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है ये। हम सबसे पहले देखो, हम मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ा स्थल माना करते थे, लेकिन जब खोज हुई, ठीक है, राखी गढ़ी की, वेरी इंपॉर्टेंट, 1969 में, तब जाके हमें क्या पता चला कि उससे भी बड़े जो जगह थी ना, वो कौन सी थी? राखी गढ़ी थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो काफी इंपॉर्टेंट है जी। चलिए उसके बाद हम पढ़ने का काम करते हैं जी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आएगा, आपने अच्छे नोट्स यहाँ तक बना लिए होंगे। चलिए अब हम इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। जो मैंने सबसे पहला आपको स्थल बताया था हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा से बेसिकली क्या क्या प्रमुख हमें वहाँ से अवशेष मिले, ठीक है, कौन कौन सी मूर्तियाँ मिली, ठीक है, वो सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे। चलिए
तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए जी हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा को हम क्या करेंगे जी, एक्सप्लोर करेंगे। जो जो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं, ठीक है, वो हम सभी के सभी क्या करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। तो लिख लीजिए जी सबसे पहले हड़प्पा। प्रमुख स्थल सबसे पहले कौन सा आएगा जी, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा। चलिए जी, तो सबसे पहले हड़प्पा से आपसे पूछेगा क्या क्या मिला है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो लिखो जरा सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, हड़प्पा से मिलने वाली, सबसे पहले तो आपको देखो, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको ये पता होना चाहिए इसकी खोज कब हुई थी, किसने की थी, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो इसको बार बार लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। खोज 1921 में किनके द्वारा, दयाराम साहनी जी के द्वारा। नदी रावी, आप ऑलरेडी इसको लिख चुके हो। चलिए अब पढ़ते हैं कि यहाँ से प्रमुख चीजें हमें मिली क्या है, तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। तो लिखो जी, हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत या सबसे बड़ा, ठीक है, स्थल। तो सबसे पहले लिखो जी, सबसे बड़ी इमारत। ध्यान से सुनना, मैं बात कर रहा हूं हड़प्पा की। सबसे बड़ी इमारत यहां से कौन सी मिली है, हड़प्पा से सबसे बड़ी इमारत कौन सी मिली है, तो आपको बताना है 12 कक्षों का अन्नागार, ग्रेन यार्ड। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है जी, जब खुदाई की गई तो यहां पर हमें क्या मिला, 12 कक्षों का अन्नागार। अन्नागार का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है, जिसमें हम अन्न रखते हैं, जिसे हम अनाज रखते हैं बेसिकली, वो सबसे बड़ी, हड़प्पा की सबसे बड़ी 12 कक्षों का अनागार, जिसमें हम क्या रखते हैं जी, बेसिकली खाने पीने का जो मतलब हमारा अन्न होता है बेसिकली, वो इसके अंदर रखा जाता है जी। तो वो हमें यहाँ से मिला है, ग्रेन यार्ड यहाँ से हमें मिला है। ध्यान आपको रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये अन्नागार है तो कोई ना कोई तो डेफिनेटली फसल इसमें रखी होगी। आई मीन फसल से जो जो भी फसल होगी, चाहे वो गेहूं हो, ठीक है ना, अब कुछ ना कुछ तो उसके अंदर जमा किया होगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। तो लिखो जी हड़प्पा की प्रमुख फसल। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिखिए जरा अगला इंपॉर्टेंट जी, हड़प्पा की प्रमुख फसलें। हड़प्पा की प्रमुख फसलें। ठीक है, तो कौन सी फसल थी भाई साहब जिसकी ये पैदावार किया करते थे, जिसको यहाँ पर स्टोर किया जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट। जब यहाँ की मिट्टी के ऊपर यहाँ पे शोध किया गया ना, रिसर्च किया गया, उसमें हमें कुछ अंश मिले, कुछ एविडेंसेस मिले, ठीक है, कुछ साक्ष्य मिले। कौन सी फसल की, वो थी हमारी गेहूं और जौ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है गेहूं और जौ। ठीक है, व्हीट और बार्ले, गेहूं और जौ के साक्ष्य, गेहूं और जौ वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पे मिले हैं। जब इसकी मिट्टी की क्या की गई, हमने इसकी मिट्टी की जांच की, इसकी मिट्टी की, ठीक है, रिसर्च किया, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए उसके बाद हमें कुछ यहाँ से मिला, बिल्कुल मिला, एक कब्रिस्तान। ठीक है, यहां से मिला हमें हड़प्पा से एक कब्रिस्तान। हड़प्पा से हमें मिला एक कब्रिस्तान। अब हमने कैसे पहचाना कि ये कब्रिस्तान ही है, ठीक है, हमने कैसे पहचाना कि कब्रिस्तान है, चलिए इसके बारे में हम कुछ पढ़ने का, ठीक है, काम करते हैं। देखिए जरा, यहां से एक कब्रिस्तान मिला जिसे R37, जिसे R37 के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। अब ये R37 क्या है भाई साहब, इसके बारे में जरा हमें पता होना चाहिए। तो यहां से मिला है जी एक कब्रिस्तान, जिसे क्या कहा जाता है जी, R37 के नाम से जिसे जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए जरा R37 बेसिकली क्या है, तो ये आपको जरा समझना है। जब खुदाई हो रही थी ना, खुदाई के दौरान, इस एरिया की जब खुदाई हो रही थी, खुदाई के दौरान यहां से हमें जो कंकाल मिले वो मिले थे जी 57। यहां से
57 कंकाल मिले। अब 57 कंकाल मिले तो सीधी सी बात है, अब वो 57 कंकाल जो मिले, ठीक है, जब उनको निकाल रहे थे, ठीक है, जो उनकी कब्र बनी हुई थी ना, बिल्कुल एक सिमेट्रिक तरीके से बनी हुई थी, ठीक है, ये नहीं कि किसी का पैर उधर होगा किसी का सर उधर होगा, नहीं, ऐसा नहीं था। वो सारी की सारी कब्रिस्तान बेसिकली क्या था, एक तरीके से ही उन सबको दफनाया गया था। अब वो तरीका क्या था, चलिए उसके बारे में हम लिखते हैं जी। 57 जो कंकाल मिले थे, ठीक है, तो उनका जो सर था वो उत्तर दिशा में था, ठीक है, तो उनका जो सर था, कब्रिस्तान हमने कैसे पहचाना, उनका जो सर था वो बेसिकली उत्तर दिशा में, ठीक है। और आपसे पूछेगा फिर पांव कहां थे उनके, उनके पांव कहां थे जी, ये बताइए जरा, वेरी इंपॉर्टेंट। उनके जो पांव थे बेसिकली वो थे दक्षिण दिशा में, उनके जो पांव थे जी वो थे दक्षिण दिशा में। अब देखिए जरा यहां से, अब उन्होंने जो 57 के 57 कंकाल निकाले रिसर्च करने के लिए, जब उनको निकाल रहे थे, सबके सर उत्तर दिशा में थे और सबके पांव दक्षिण दिशा में, ठीक है। अब यहां से उन्होंने अंदाजा लगाया कि यार ऐसे सिमेट्रिक तरीके से तो एक शमशान में ही बंदे को क्या कर सकते हैं, दफना सकते हैं, ठीक है। तो इसी से यहां से अंदाजा लगाया था कि ये क्या है, ये एक कब्रिस्तान है जो कहां से मिला, हड़प्पा से मिला, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब ये क्या कहानी है भाई साहब R37 की, अब ये R37 क्या है, तो देखिए जरा, R37 का मतलब है रिसर्च 37। तो ध्यान से सुनना, ये जो हमें 57 कंकाल मिले थे ना, इन 57 में से 20 कंकाल ऐसे थे जो बिल्कुल ही क्या डिकम्पोज हो चुके थे, नष्ट हो चुके थे, खत्म हो चुके थे, जिनके ऊपर कोई भी रिसर्च करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, जिनके ऊपर रिसर्च करना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। अब 20 जो कंकाल थे वो बिल्कुल डिकम्पोज, और 57 में से अगर 20 माइनस करें तो बचते हैं कितने, 37 बचते हैं। इसलिए इस कब्रिस्तान को नाम दिया गया रिसर्च 37, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बारे में आप लिख लीजिएगा जी, क्योंकि लिखिए जरा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि खुदाई में मिले 20 कंकाल नष्ट हो चुके थे, ठीक है, जिनके ऊपर कोई खोज नहीं हुई थी। अब 57 में से 20 माइनस कर दो, बचे कितने हैं, ठीक है। अब बचे कितने, 37, सिर्फ 37 पे क्या हुआ था, खोज हुई थी, सॉरी रिसर्च हुआ था। सिर्फ 37 पर ही शोध, इसलिए इसे R37 बोला जाता है, इसलिए इसे R37 बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए और हम पढ़ने का काम करते हैं जी आगे, ठीक है। और क्या क्या यहाँ से मिला, तो अगला आपको ध्यान रखना है जी, यहाँ से मिली उर्वरता की देवी की मूर्ति, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी, आपसे पूछेगा हड़प्पा से और क्या क्या मिला। अब तक हमने ध्यान रखा यहाँ से 12 कक्षों का अन्नागार मिला जी, वेरी इंपॉर्टेंट। एक कब्रिस्तान मिला यहाँ से R37 जिसका नाम है, गेहूं और जौ के यहाँ पर साक्ष्य मिले। तो फसलें प्रमुख क्या थी, ये थी उनकी, ठीक है जी। चलिए उसके बाद ध्यान रखते हैं हम इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने की।
अब यहां से हमें और क्या मिला जी, उर्वरता की देवी की मूर्ति, उर्वरता की देवी की मूर्ति यहां से हमें मिली। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है, ठीक है, जो लोग थे वो, ठीक है, उन्होंने क्या कर रखा था, एक मूर्ति ऐसी बना रखी थी जिसके अंदर, ठीक है, स्त्री के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से एक पौधे को जन्म लेते, एक पौधे को जन्म लेते दिखाया गया है, ठीक है। देखिए, उर्वरता की देवी की मूर्ति नाइस है, इंपॉर्टेंट है जी, काफी ध्यान आपको रखना है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है, इस मूर्ति के अंदर ना स्त्री के गर्भ से एक पौधे को जन्म लेते हुए क्या किया गया जी, दिखाया गया है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं वो लोग जो धरती माता है, ठीक है, उसको क्या करते थे, उसको वो पूजते थे, ठीक है, उनकी उर्वरता की वो देवी थी, उसकी पूजा वो क्या करते थे कि ये क्या कर रही है, हमारे लिए फसलों का बेसिकली उत्पादन कर रही है, ठीक है जी। चलिए, ये आपको पता होना चाहिए और हम पढ़ने का काम करते हैं जी, ठीक है। और जो यहां से चीजें मिली हैं उनमें आपको एक ध्यान रखनी है जी, बटन के आकार की मोहरें, ये भी हमें यहीं से मिली हैं। बटन के आकार की मोहरें, वेरी इंपॉर्टेंट, बटन के आकार की मोहरें, ये भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए उसके बाद, ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट, देखो, ज्यादातर अवशेषों पर, ठीक है, बैलों की आकृतियां, ज्यादातर अवशेषों पर बैलों की आकृतियां मिली हैं, ठीक है, जिससे हम ये कह सकते थे कि ये बैलों को ज्यादा महत्व बेसिकली दिया करते थे, ना कि गायों को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इतने आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए जी हड़प्पा से, जो आपको मैंने बताया। चलिए, अगला जो प्रमुख स्थल है वो हम पढ़ने का काम करते हैं जी, वो कौन सा होगा जी, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदारो, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए जी, अगला जो स्थल होगा हमारा वो हम पढ़ने का काम करते हैं जी, और उस स्थल का नाम क्या है जी, हमारे मोहन उस स्थल का नाम है जी मोहनजोदड़ो। सबसे पहले आपसे पूछेगा खोज कब हुई, खोज 1922 में, आपको लिखवा चुका हूं। तो 1922 में किन के द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा। नदी कौन थी जी, सिंधु नदी, ये आप ऑलरेडी लिख चुके हो, सारी बातें ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दोबारा दोबारा इनको नहीं लिखेंगे। चलिए, अब आपसे पूछेगा, सबसे पहले तो यही बता दो मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये पूछा गया है पेपर में, तो जरा ये भी आपको पता होना चाहिए। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, तो आपको क्या बताना है जी, उसका राइट आंसर क्या होगा। इसको बोलते हैं मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, ठीक है। मोहनजोदड़ो को का जो शाब्दिक अर्थ है, इसको कहा जाता है जी मृतकों का टीला, एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम पढ़ने का काम करते हैं जी, ठीक है। तो आपसे पूछेगा मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत, मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत,
ठीक है। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत। तो आपको राइट आंसर करना है जी, एक विशाल अन्नागार। एक बहुत बड़ा ग्रेन यार्ड यहाँ से मिला है जी। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। लेकिन इससे पहले आपसे पूछ ले हड़प्पा से क्या मिला है। वहां से हमें जो सबसे बड़ी इमारत मिली थी वो बेसिकली मिली थी 12 कक्षों का अन्नागार। ठीक है। यहाँ से क्या मिली है जी? इनकी सबसे बड़ी, यहाँ पर बात लिखी है सबसे बड़ी, एक विशाल अन्नागार, बहुत बड़ा। यहाँ से क्या मिला जी? अन्नागार। ठीक है। चलिए दूसरी बात लिखते हैं जी। अब देखो मोहनजोदड़ो से ना एक बहुत ही प्रसिद्ध, ठीक है, इमारत भी मिली है, स्थान भी मिला है। तो चलिए लिखते हैं, दोनों बातें अलग होंगी जी। सबसे बड़ी इमारत एक विशाल अन्नागार, एक बहुत बड़ा ग्रेन यार्ड। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे प्रमुख, ठीक है जी। सबसे प्रमुख को आप क्या कह सकते हो? प्रसिद्ध भी कह सकते हो। सबसे प्रमुख को आप प्रसिद्ध भी बिल्कुल कह सकते हो। क्या आंसर आएगा जी? बताइए जरा कमेंट करके। सबसे प्रसिद्ध इमारत जो मिली है मोहनजोदड़ो से वो कौन सी मिली है? अगर किसी को पता है तो मुझसे पहले कमेंट कर दीजिए। एक विशाल स्नानागार। ठीक है, एक विशाल स्नानागार। दोनों बातों में डिफरेंस है जी। पेपर में पूछ लेता है कि मोहनजोदड़ो से मिलने वाले सबसे प्रमुख, ये प्रमुख की बात हो रही है जो सबसे ज्यादा फेमस हुई है। क्यों? नहाने के लिए बहुत बड़ा उन्होंने स्नानागार बना रखा था, इसलिए काफी प्रसिद्ध हुई ये बात, फेमस हुई ये बात। तो वो था एक विशाल स्नानागार। लेकिन अगर बड़ी पूछ लेना आपसे, बड़ी वाली बात अलग है, कंफ्यूज नहीं होना। बड़ी आपसे पूछ ले वो एक विशाल अन्नागार था। अन्नागार क्या होता है? ग्रेन, जहां पर अनाज रखा जाता है। तो जब इस अन्नागार में रिसर्च किया गया, ठीक है, पुरातात्विदों के द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, कि अगर ये अन्नागार था, चलो देख लेते हैं यहाँ पर फसलें कौन सी मिली। तो इसकी मिट्टी को उठा के जब रिसर्च किया गया ना, तो इसमें जो हमें साक्ष्य मिले वो मिले गेहूं और जौ के। ठीक है, वो हमें कौन से मिले जी? गेहूं और जौ के। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। चलिए उसके बाद हम आगे पढ़ने का काम करते हैं जी। और क्या मिला जी हमें यहाँ से? ठीक है, एक मूर्ति प्राप्त हुई है जी हमें यहाँ से। किसकी मूर्ति जी? नटराज की मूर्ति। एक मूर्ति हमें प्राप्त हुई है जी, नृत्य के देवता। ठीक है, नृत्य के देवता जी नटराज की मूर्ति हमें यहां से प्राप्त हुई है। भगवान शिव का रूप इन्हें माना जाता है। ठीक है, नृत्य के देवता, भगवान शिव का रूप भी इन्हें माना जाता है। भगवान शिव का रूप भी इनको माना जाता है जी। नटराज की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है जी, मोहनजोदड़ो से। इंपॉर्टेंट है, नृत्य के देवता इन्हें माना जाता है। चलिए आगे हम पढ़ने का काम करते हैं जी। पशुपति नाथ की मूर्ति। ठीक है, ये भी भगवान शिव के रूप है जी। पशुपति नाथ की मूर्ति। अगली इंपॉर्टेंट जो यहाँ से मूर्ति मिली है वो आपको ध्यान क्या रखना है जी? पशुपति नाथ की मूर्ति। अब पशुपति नाथ जी को भी क्या भगवान शिव का रूप माना जाता है? सबसे बड़े भगवान हुए हमारे भगवान शिव का रूप। ठीक है, भगवान शिव का रूप इन्हें माना जाता है जी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो त्रिमुखी शिव जी, ठीक है, जिनके सिर पर क्या है? सींग है। वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। ये मूर्ति किस प्रकार की है जी, तो आपको ध्यान रखना है त्रिमुखी शिव की मूर्ति, ठीक है, जिनके सर पर क्या है जी, ध्यान आपको रखना है, सींग है। तो पशुपतिनाथ जी की मूर्ति यहीं से मिली है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए और हम पढ़ने का काम करते हैं, और यहाँ से हमें क्या मिला है जी, ठीक है। अब देखिए जरा, अब ये जो पशुपतिनाथ जी की मूर्ति है, इसमें हमें बेसिकली 6 जानवर, ठीक है, बेसिकली 6 जानवर और वो जो जानवर है वो 5 प्रजातियों के जानवर हैं, ठीक है, 6 जानवर और बेसिकली 5 प्रजातियों के, ठीक है, वो मिले हैं जी इस मूर्ति आकृति में मिलते हैं जो, ठीक है। तो 6 जानवर, छह जानवर इसके अंदर मिले हैं जो आकृति पे जो छपे हुए हैं, 5 प्रकार की प्रजाति के, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ने का काम करते हैं। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि कौन कौन से हैं जी, वो बिल्कुल मैं आपको वो बता सकता हूँ। चलिए, जो पशुपतिनाथ जी की मूर्ति है, इनकी जो आकृति है, ठीक है, उसमें हमें बेसिकली 6 जानवर उस आकृति में दिखाए गए हैं और 5 प्रकार के वो मतलब प्रजातियों से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले, ठीक है जी, कौन कौन से हैं, अगर दाईं ओर बात करें, एक बाघ और एक हाथी, तो अगर दाईं ओर बात करें इसके मूर्ति के, तो उसमें आपको ध्यान रखना है एक बाघ, एक हाथी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक हाथ और एक हाथी। अगर आपसे पूछ ले बाईं ओर एक भैंसा एक गैंडा, बाईं ओर एक भैंसा एक गैंडा, ठीक है, एक भैंसा और एक गैंडा। और अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, इस मूर्ति के नीचे की ओर, इस मूर्ति के नीचे की ओर, तो आपको ध्यान क्या रखना है, 2 हिरन, 2 हिरन, ठीक है जी। तो पशु आप देख लीजिए कितने हो गए, जानवर देख लीजिए कितने हो गए जी, 6 हो गए यहाँ पर, 2 2 4 और 2 6, प्रजातियां कितनी है, बेसिकली 5 है, ठीक है। तो ये जो पशुपतिनाथ जी की मूर्ति है, त्रिमुखी शिव भगवान की मूर्ति है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे हम पढ़ने का काम करते हैं, अगला इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, एक बात आपको और ध्यान रखनी है, इनके साथ में 2 मोरों की आकृति भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है, इसके के साथ ठीक है, इसके साथ 2 मोरों की आकृति भी मिलती है। चलिए, तो अब आपसे पूछेगा कि मोहनजोदड़ो से सबसे प्रसिद्ध हमें क्या मिला है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे प्रसिद्ध मूर्ति, ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे प्रसिद्ध जो मूर्ति होगी, आपसे पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो क्या है, कौन सी मूर्ति है जी, तो आपको ध्यान रखना है नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति, और वो भी नंगन अवस्था में,
नंगन अवस्था में नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति, वो भी नंगन अवस्था में, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, ये जो मूर्ति बनी हुई थी ये बनी हुई थी कांस्य की, ठीक है। दूसरी बात, यह मूर्ति कांस्य की बनी हुई थी, काफी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध जो मूर्ति मिली थी नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति, जो कि नग्न अवस्था में थी, और यह मूर्ति किसकी बनी हुई थी, देन आपको क्या बताना है जी, यह बनी हुई थी जी कांस्य की, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे हम पढ़ने का काम करते हैं जी। और यहां से मिला जी एक पुरोहित राजा की मूर्ति। अब आपको वन लाइनर में लिखना है, एक पुरोहित, एक पुरोहित राजा की मूर्ति, ठीक है, एक पुरोहित राजा की मूर्ति। ये आपको ध्यान रखना है जी, एक स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक स्वास्तिक चिन्ह, एक स्वास्तिक चिन्ह, यहां से एक स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है। स्वास्तिक चिन्ह आप बिल्कुल पहचानते होंगे, जानते होंगे, ठीक है, एक स्वास्तिक का चिन्ह भी यहां से मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए और हम देखते हैं, और यहां से बेसिकली हमें क्या मिला है जी, ठीक है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है जी। एक मोहर पर नाव का चित्र, ठीक है, एक मोहर पर नाव का चित्र, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात आपको ध्यान क्या रखनी है जी, हर घर में कुएं के साक्ष्य है, हर मकान में कुएं के साक्ष्य, हर मकान में कुएं के साक्ष्य। चलिए, तो आई होप बच्चों आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। इसमें आपको मैंने जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, फिलहाल आपको मैंने हड़प्पा के बारे में बताया, और दूसरा आपको मोहनजोदड़ो के बारे में बताया, ठीक है। उनसे हमें क्या क्या मिला, आराम से एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से बनता है, ठीक है। तो आई होप आप इस वीडियो का अच्छे से लेक्चर मतलब इसको नोट करोगे, ठीक है। और बाकी के जो स्थल हैं, ठीक है, जैसे चुहुंदड़ो, उनके बारे में हम पढ़ने का काम करेंगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।